स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति से एक बार फिर आई हूँ आपके सामने लॉ फाउंडेशन बैच लेके, जहाँ पे हम लोग डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लॉ है जो कि ये हमारी सारी कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, डे टू डे ट्रांजैक्शंस में डील करता है। ये हमारे सिलेबस में है, एलएलबी हो या फिर एलएलएम हो, या फिर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ही क्यों ना हो, कॉन्ट्रैक्ट के केसेस हमारे करियर में बहुत बार हमें फेस करने को मिलते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमें एक एडिक्वेट नॉलेज हो, एक सब्सटैंशियल नॉलेज हो और अवेयरनेस हो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्चुअली में क्या क्या चीजें कवर होती हैं और कैसे हम इन पोर्शंस को अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से हम लोग इनको कैसे डील करते हैं। इन दोनों की हमें अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस सेशन में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो हम लोगों ने अभी तक, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने क्या क्या डील करा है, एक बार हम लोग अच्छे से बात करें तो हम लोगों ने ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में बात करी। हमने बात करी कि एक कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है और एक अग्रीमेंट कब होता है, उनके बीच में हम लोगों ने डिफरेंसेस करे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने इसेंशियल्स करे हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के, जो हमने सेक्शन 10 में करे। ठीक है, सेक्शन 10 हमने पढ़ा। फिर हमने सेक्शन 13 और 14 में फ्री कंसेंट को लेके बात करी, कॉम्पिटेंसी को लेके बात करी, एंड इसके बाद हम लोगों ने बात करी कि वॉइड अग्रीमेंट्स क्या होते हैं। उन सबको करने के बाद हम लोगों ने कवर करा, हम लोगों ने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पोर्शन कवर करा हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। ठीक है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आए, वो था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो बात करता है परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने बात करी कि क्या ऑब्लिगेशंस होती हैं एक दूसरे के प्रति। तो जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए की कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और बी के भी कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। उसके बाद हम लोगों ने सेक्शन 37 पढ़ा, जॉइंट प्रोमिसेस के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि टाइम और प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस कैसे रेलिवेंट होता है। इसके बाद हम लोगों ने रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। फिर हम लोगों ने बात करी अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की, और कौन से वो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको परफॉर्म नहीं करना है, ये हम लोगों ने कवर करा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े, और फिर हमने पढ़ा कि अगर ब्रीच हो जाता है तो क्या होता है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद पिछले सेशन में हम लोगों ने डिस्चार्ज किन किन प्रकार से हो सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट का, वो सब भी कवर कर लिया है। तो ये सब कुछ कवर करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट सेक्शन 75 तक कवर कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 1 से लेके 75 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हम लोग कवर कर चुके हैं। अब सेक्शन नंबर 76 से लेके 123 तक ये रिपील हो चुका है, और इसकी जगह एक अपना एक्ट आ चुका है, सौगा, जिसको हम कहते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी बेयर एक्ट को खोलोगे तो आप देखोगे कि ये जो 76 से 123 है ये रिपील हो चुका है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ चुका है इसकी जगह। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 को आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे इंडेमनिटी और गारंटी के बारे में। और आज का ये सेशन जो है ये इंडेमनिटी के बारे में ही बात करता है। तो इंडेमनिटी के बारे में एक फेयर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, जो हमारा बेस है, जो हमारा फाउंडेशन है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 124 और 125 में आपके साथ आज कवर करूंगी। सिर्फ दो सेक्शंस हैं, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काफी सारे केस लॉज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, रीसेंट केस लॉ, लैंडमार्क जजमेंट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट बेस आपको मैं क्लैरिटी प्रोवाइड करूंगी आज के सेशन में। और हम लोग इसको बहुत ही डिटेल में और अच्छे इलैबोरेटेड फॉर्म में आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम लोग ये सेशन शुरू करें, आप लोगों को समझना है कि अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हो, पीटी और मेंस का आपका पेपर आने वाला है, तो ये वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लैट एस्पिरेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंडेमनिटी का क्या मतलब होता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसमें आते हैं या नहीं आते, अगर नहीं आते तो कौन सा वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो इसमें नहीं आता। अगर आप एलएलबी स्टूडेंट हो तो आपको पता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में तो ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो 1 to 75 सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 76 से 123 को खत्म कर दिया क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गई। आज हम लोग 124 और 125 को कवर करेंगे और इंडेमनिटी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, कौन सी पार्टीज होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में,
फिर बात करेंगे इसेंशियल्स क्या होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, ऑब्जेक्टिव एंड नेचर क्या होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का, और कौन सी कंडीशंस होती है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्या पोजीशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसेंशियल्स एंड राइट्स जो होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर, कौन से राइट्स इनकर करे जाते हैं इंडेमनिटी होल्डर के द्वारा और कौन से राइट्स होते हैं इंडेमनीफायर के पास। इसके बाद हम बात करेंगे जब राइट्स को पढ़ लिया तो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज को भी पढ़ना जरूरी है, तो ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज समझेंगे इंडेमनीफायर की भी और इंडेमनिटी होल्डर की भी। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी की और डिफरेंस करेंगे इंडेमनिटी और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पढ़ेंगे। फिर केस लॉस करेंगे, यहाँ पे हम लोग लैंडमार्क जजमेंट्स भी करेंगे और रीसेंट केस लॉस भी करेंगे। काफी सारे केस लॉस मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ जिससे कि जब आप अपना आंसर लिखो तो आपको ज्यादा मुश्किल ना हो, यहाँ से आप केस लॉस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम 2 स्टेप आगे बढ़े हम क्या करते हैं, हम 2 स्टेप पीछे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। तो रिकैप में हम लोगों को करना है, पिछली क्लास में हमने करा था डिस्चार्ज किस तरीके से होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को हमने फॉर्म कर लिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सेक्शन 2H के अंदर, ठीक है, सेक्शन 2H में एक कॉन्ट्रैक्ट को हमने फॉर्म कर लिया। अब इसको डिस्चार्ज करना भी है, तो किन प्रकार से इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज किया जाता है वो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा। तो कौन से वो तरीके होते हैं, बाय परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस से होता है, या फिर लैप्स ऑफ टाइम हो जाए तो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज, या फिर अग्रीमेंट के द्वारा होता है, या फिर ब्रीच के द्वारा होता है, और अगर वो इम्पॉसिबल बन जाए, या फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या हो जाए, अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसे हो जाए। ठीक है, अब इनको बहुत डिटेल में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे अभी आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैं इनके नीचे के पॉइंट्स भी लिखूंगी। तो हमने क्या पढ़ा, परफॉर्मेंस की बात करें तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को पढ़ा परफॉर्मेंस के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक चीज होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब आप अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट करते हो, जब आपने ऑफर करा कि मैं परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ और सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, या फिर हुआ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जहां पे आपने ऑफर किया बट सामने वाले ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस अगर किस चीज की हो, अगर वो किसकी हो, किसी मनी की हो तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती। ठीक है, और अगर वो किसी गुड्स या सर्विसेज की हो तो लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है। इसके बाद हम लोगों ने क्या कवर करा, हम लोगों ने पढ़ा कि लैप्स ऑफ टाइम में अगर टाइम एसेंशियल एलिमेंट है, टाइम एसेंस है, तो फिर टाइम के हिसाब से अगर आपने नहीं किया, उस स्टिपुलेटेड टाइम के विदिन नहीं किया, तो जो आपका है कॉन्ट्रैक्ट उसको डिस्चार्ज हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने कवर किया अग्रीमेंट वाले, अग्रीमेंट के द्वारा आप डिस्चार्ज कर सकते हो। तो अग्रीमेंट के द्वारा आप डिस्चार्ज जब करते हो तो क्या क्या कवर होता है, जैसे कि हम लोगों ने सेक्शन 62 में पढ़ा नोवेशन, ठीक है, जहां आपने सब्स्टिट्यूट कर लिया एक नया अग्रीमेंट, या फिर हमने कवर किया ऑल्ट्रेशन या रिमिशन। इसके अलावा हम लोगों ने सेक्शन 63, 67 पढ़ा, हम लोगों ने वेवर के बारे में बात भी करी। ठीक है, तो अग्रीमेंट के द्वारा हो रहा है, क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये म्यूचुअल कंसेंट होना पार्टीज के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बायलैटरल होना चाहिए, यूनिलैटरल नहीं हो सकता। इसके बाद हम लोगों ने अग्रीमेंट भी हो गया, परफॉर्मेंस भी हो गया। इसके बाद हम लोगों ने ब्रीच पढ़ा, ब्रीच में हमने क्या कवर करा, ब्रीच में 73 से लेके 75 हमने कवर करे थे, सेक्शन 73 से 75, जहां पे आपको कॉम्पनसेशन दी जाती है अगर ब्रीच हो जाता है तो, या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस भी होते हैं, पेनल्टी भी होती है। ठीक है, इसमें भी हम लोगों ने क्या करा, बहुत ही डिफरेंट टाइप्स की ब्रीचेस हैं जो हम लोगों ने कवर करी, जैसे कि आपकी फंडामेंटल ब्रीच हो गई, माइनर ब्रीच हो गई, मेजर हो गई, या फिर एक्चुअल ब्रीच हो गई, या फिर एंटीसिपेटरी ब्रीच हो गई। इसको कवर करने के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर आपका इम्पॉसिबल हो गया, तो इम्पॉसिबल में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन पढ़ा था, जो हमने कहाँ कवर करा था, सेक्शन नंबर 56 में कवर किया था। इसके 3 फैसेट्स हैं, एक में जो इनिशियली ही इम्पॉसिबल होता है, जैसे कि 2 पैरेलल लाइंस को मिलाने का अग्रीमेंट अगर आप करते हो तो ये अपने आप में इनिशियली ही पॉसिबल है, या फिर सब्सिक्वेंट हो गया, कोई वॉर हो गई 2 कंट्रीज के बीच में, तो अब ये जो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर
एक बंदे की नॉलेज में था बट दूसरे की नॉलेज में नहीं था, बी नॉट नोन, ठीक है। 56 पढ़ा। इसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा भी पढ़ा, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के द्वारा क्या हो गया, या तो वॉर आउटब्रेक हो गया, वॉर हो गया, सामने वाला बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर क्या हो गया, डेथ हो गई, इटसेट्रा इटसेट्रा। ये सब कुछ हम लोगों ने कल की सेशन में कवर किया था और अच्छे से डिस्कस किया था कि किस किस प्रकार से आप डिस्चार्ज कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस का। मैंने आपको ये भी बताया था कि मोस्ट ऑफ दीज टॉपिक्स वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशंस, बट होता क्या है, जब डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है तो बच्चे को समझ ही नहीं आता कि मैं अपने आंसर में क्या क्या लिखूं। इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 17 को रखा था, जिससे कि डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस आप लोग अच्छे से समझ पाओ और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सको, और आपको ये पता हो कि अगर डिस्चार्ज के ऊपर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे उसको आंसर करना है। तो इन सबको हम लोगों ने कवर किया और आज हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, इंडेमनिटी के बारे में। तो इंडेमनिटी के बारे में हम जब बात करते हैं तो इंडेमनिटी डिराइव कहाँ से किया गया है, एक लैटिन टर्म से जिसका मतलब है इंडेमनिस, जिसको कहते हैं अनहर्ट या फिर फ्री फ्रॉम लॉस, नुकसान के बिना। तो फंडामेंटल आइडिया क्या है इंडेमनिटी के पीछे या फिर इंडेमनिफिकेशन के पीछे, कि आप ट्रांसफर कर दोगे कुछ या फिर सारी लाइबिलिटी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को। तो यू विल ट्रांसफर सम और ऑल ऑफ द लाइबिलिटी फ्रॉम वन पार्टी टू द अनदर पार्टी, ठीक है। तो मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि एक पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट की है, जिसको आप इंडेमनीफायर कहते हो या फिर इंडेमनीफाइंग पार्टी कहते हो, वो प्रॉमिस करती है कि भाई तेरा कुछ नुकसान हो गया ना तो मैं तेरे को प्रोटेक्ट करूंगा, तेरा भाई बैठा है पीछे। इंडेमनिटी होल्डर को या फिर इंडेमनीफाइड पार्टी को नॉट ओनली फ्रॉम द लॉस कॉस्ट एक्सपेंस एंड डैमेज बट ऑल्सो फ्रॉम एनी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जो कि रिजल्ट होंगे फ्रॉम द एक्ट और ओमिशन बाय ईदर द इंडेमनीफायर या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी। और यही बात डील करता है सेक्शन 124, जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक इंडेमनीफायर और एक इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर प्रॉमिस करता है कि तेरा भाई पीछे बैठा है और अगर तेरे को कोई भी लॉस होगा, कॉस्ट एक्सपेंस डैमेज कुछ भी होगा या कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो मैं वहां पे बैठा हूं, आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है वर्ड इंडेमनीफाई का, इसका क्या मतलब है, आप कंपनसेट करते हो किसी को फॉर कोई हार्म, लॉस या डैमेज। तो कोई भी नुकसान हुआ है उसकी आप कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हो। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस जो हैं ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इंश्योरर प्लेज करता है या प्रॉमिस करता है कि वो कॉम्पनसेशन देगा अगर इंश्योर्ड को कोई लॉस होता है। इन रिटर्न उसको क्या मिलता है, कंसिडरेशन मिलती है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये वाले जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये वाली जो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं जो हमारे इंश्योरेंस में होती हैं, इसको आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट गवर्न नहीं करता, क्योंकि इसके लिए स्पेशल लेजिस्लेशन है जैसे कि इंश्योरेंस एक्ट, जहां पे स्पेसिफिकली इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात होती है। सेक्शन 124 के अंदर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को कि अगर तेरा कोई भी नुकसान हुआ तो मैं तेरे को बचा लूंगा। वो नुकसान उसके कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है, किसी और के कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है, और इनको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पे किसी का अगर कोई नुकसान हो रहा है, किसी को कोई डैमेज कॉज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप उसको प्रॉमिस करते हो कि तेरा भाई पीछे बैठा है, तेरे को संभाल लेगा, ठीक है। तो इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि आप जो लॉस हुआ है उसको कॉम्पनसेट कर दोगे, आप प्रोटेक्ट करते हो प्रॉमिसी को कोई भी अनएंटिसिपेटेड लॉसेस के लिए, और इसीलिए आप कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एंटर करते हो। तो ये प्रॉमिस होता है कि आप उस बंदे को बचा लोगे किसी भी नुकसान से जो किसी के भी कॉन्सिक्वेंसेस से हो सकता है। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट the consequences of any proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of 200 रुपए। ये कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ इंडेमनिटी जहां पे ए क्या बोल रहा है कि मैं तेरे को बचा लूंगा अगर कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं तेरे अगेंस्ट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ए हो गया आपका इंडेमनिटी, इंडेमनीफायर, और बी हो गया आपका इंडेमनिटी होल्डर, ओके। मंगलाधाराम वर्सेस गंदामल, क्या हुआ, वेंडर ने प्रॉमिस किया वेंडी को टू बी लायबल इफ टाइटल ऑफ द लैंड वाज डिस्टर्ब वाज हेल्ड टू बी वन ऑफ द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो जहां पे आप क्या कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो, पक्का वादा कर रहे हो कि अगर कोई नुकसान हुआ, कोई लॉस हुआ, कोई कॉम्पनसेशन देने की बात हुई तो तेरा भाई पीछे बैठा है, वो तुझे बचा लेगा।
ठीक है, तो सारे के सारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट personal accident insurance comes in the scope of indemnity. It is an absolute promise to indemnify the insured person. Upon the failure of the performance, a suit can be filed immediately irrespective of the actual losses. Also, एक चीज क्या ध्यान रखना है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या होता है, आपकी इंश्योरेंस एक्ट है, इंश्योरेंस एक्ट स्पेसिफिकली बनाई गई है। ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटी इनकर करता है बाय द इंडेमनिटी होल्डर एंड इज एब्सोल्यूट, he she would be entitled to call upon the indemnifier कि भाई आप मुझे बचा ले और मेरा ध्यान रख। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पे आपको कॉम्पनसेट करना है एक पार्टी को फॉर एक्सीडेंटल डैमेजेस, वो फॉर लॉसेस अप टू अ सर्टेन लिमिट, यूजुअली द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ इटसेल्फ इज नोन एज एन इंडेमनिटी इंश्योरेंस। इसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी इंश्योरेंस बोला जाता है। तो डेफिनेशन हेल्सबरी ने क्या दी है इंडेमनिटी का, उन्होंने क्या बोला है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली प्रोटेक्ट करता है एक पर्सन को जो कि एंटर करता है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एनी लॉसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो लॉसेस है वो ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द थर्ड पार्टी। तो चाहे ये लॉस खुद की गलती से हुआ हो, चाहे ये लॉस किसी थर्ड पार्टी की गलती से हुआ हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये क्या करता है, ये प्रॉमिस करता है कि तेरा भाई बेटा है तुझे बचा लेगा। ठीक है, तो एज मेंशन्ड अबव, वर्ड इंडेमनिटी डिराइव कहां से किया गया है, लैटिन वर्ड से इंडेमनिस से, जिसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम द लॉस। तो लॉन्गमैन्स डिक्शनरी के हिसाब से क्या बोला गया है, ये प्रोटेक्ट करता है किसी भी काइंड ऑफ लॉस के एक्सपेंस से इन द फॉर्म ऑफ अ प्रॉमिस फॉर दोस्त कि मैं तेरा नुकसान को बचा लूंगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन क्या है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो इंडेमनिफाई करेगा वाई को अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स जो क्यू लेके आ सकता है अगेंस्ट वाई फॉर सर्टेन सम ऑफ मनी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो प्रॉमिस है इसको क्या बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोला जाएगा, जहां पे एक बंदे ने एक्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुझे बचा लूंगा। तो एक्स कौन हुआ, इंडेमनीफायर, और वाई कौन हुआ, इंडेमनिटी होल्डर। ओके, अगर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए प्रॉमिस करता है टू इंडेमनिफाई बी इफ हिज कार इज डैमेज इन एन एक्सीडेंट। तो अगर तेरी गाड़ी को कोई भी नुकसान हुआ है तो मैं बचा लूंगा। बी का एक माइनर सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसको तो कोई इंजरी नहीं होती है बट कार को डैमेज हो जाता है। यहाँ पे ए की ऑब्लिगेशन होगी कि वो इंडेमनिफाई करे बी के डैमेज को, जो भी बी को लॉस हुआ है उसके लिए उसको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करे, डैमेजेस प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ए आस्क करता है बी को कि तू इन्वेस्ट कर कुछ पैसे सी के बिजनेस में एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है इंडेमनिफाई का कि अगर उसको कोई भी लॉस होगा तो वो बचा लेगा। यहाँ पे बी को लॉस हो जाता है 1 लाख रुपए का अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो कि ए और बी के बीच में हुआ था। ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डैमेज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, उसको बी को उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उसको बी को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या समझने की बात है, पार्टीज कौन है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आर दो टाइप की पार्टीज हैं, कौन सी, एक होता है इंडेमनिफायर, जो बंदा प्रॉमिस करता है कि तेरा भाई बैठा है कि मैं तेरे लॉस को पे करूंगा, वो इंडेमनिफायर है। और दूसरा बंदा हो गया इंडेमनिफाइड, जिसको प्रॉमिस किया गया है। अ पर्सन फॉर हुम सच प्रॉमिस इज मेड इज नोन एज एन इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जब भी हम लोग कोई भी सेक्शन पढ़ते हैं आपको क्या पढ़ना होता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, क्या देखना है, फॉलोइंग कंडीशन। सबसे पहले दो पार्टीज होनी चाहिए, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड। दो पार्टीज में से एक पार्टी प्रॉमिस करेगी दूसरे को कि मैं तेरे नुकसान की भरपाई करूंगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए, और सारे के सारे वैलिड कंडीशंस पूरी होनी चाहिए एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कौन से सेक्शन में लिखी गई हैं स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस कौन से सेक्शन में लिखी गई हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि एसेंशियल्स क्या हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, तो क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले दो पार्टी होनी चाहिए, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड। एक पार्टी प्रॉमिस करेगी कि अगर तेरे को कोई नुकसान होगा तो तेरा भाई बैठा है और वो तुझे बचा लेगा। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए या तो ये एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर ये इम्प्लाइड होना चाहिए, और सारी की सारी कंडीशंस जो कि एक इसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं, उनका कंप्लीट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज इसेंशियल कि वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और नेचर क्या है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का,
तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं हमें समझना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं और उसका क्या नेचर है। तो पर्पस क्या है, पर्पस है मेरा, पर्पस है कि इंडेमनिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि आप एक बंदे को सेफगार्ड करते हो किसी भी अनफोर्सीन लॉसेस से। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो होता है या तो वो एक्सप्रेस वर्ड्स में होता है या इम्प्लाइड होता है। तो यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं डायरेक्टली इम्पोज करती हैं अपनी कंडीशंस को एक कॉन्ट्रैक्ट में, और नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस बताती हैं कि अगर कोई भी नुकसान होगा, अगर कोई भी लॉस होगा तो मैं इसकी भरपाई कर लूंगा, तुझे बचा लूंगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपने आप में कंटिंजेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे डिपेंड है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है जहां पे ये प्रोवाइडेड है, ये डिपेंड करता है ऑन हैपनिंग या फिर नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, अनसर्टिनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसी भी और तरीके के कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, बट इसमें क्या जरूरी है कि सारी की सारी एसेंशियल कंडीशंस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिल होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ए fulfills B's request for the action. When A pledges to make up for B's losses, if he incurs any, they imply the formation of an indemnity contract. So this is on happening of an uncertain event. तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह होते हैं जो हम लोगों ने कहाँ पढ़े थे, सेक्शन नंबर 31 में हम लोगों ने कवर करे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एसेंशियल है कि एक पार्टी में नॉट बी एबल टू कमांड ऑल एपरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। जब ऐसी सर्कमस्टेंसेस आती हैं सराउंडिंग द परफॉर्मेंस आर बियॉन्ड द अथॉरिटी एंड कंट्रोल ऑफ द पार्टी, तो जो पार्टी है वो सू कर सकता है फॉर एक्शन ऑफ द अदर पार्टी। इंडेमनिटी अपने आप में एक सबसेट है ऑफ कॉम्पनसेशन, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अपने आप में एक टाइप है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ। कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक कर सकते हो। तो ऑब्लिगेशंस टू इंडेमनिफाई एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंडेमनिफायर की जो कि वो विलिंगली एंड वॉलंटरीली एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे हमारे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको आप इंडिया के अंदर आप नहीं कंसिडर करते एज एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आते हैं। Agreement of marine insurance, fire insurance, motor insurance, on the other hand, are considered to be contracts of indemnity, unlike life insurance, क्योंकि यहाँ पे एक specific sum of money provided है upon death of the policy holder, जो कि creditor take out on the policy on the principal debtor when he is entitled to a specific amount of money. ठीक है, तो अब क्या समझना है कि कौन सी कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। तो सबसे पहले पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कौन होती है? इंडेमनिटी होल्डर और इंडेमनीफायर। तो दो पार्टीज का होना जरूरी है। नो इंडिविजुअल अपने आप के साथ एंटर कर सकता है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? दो पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Additionally, these parties must have the capacity to contract. तो जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि पार्टीज की कैपेसिटी होना जरूरी है, क्या मतलब है कि वो माइनर नहीं होने चाहिए, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए, और क्या नहीं होने चाहिए? अनसाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जरूरी है हमारे लिए कि जो पार्टीज हैं हमारी इंडेमनिटी की वो वही वाली पार्टीज हैं जैसे हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट बात करी थी। हमने जब बोला कि सेक्शन 10 की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि कैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या जरूरी है कि आपकी दो पार्टीज जो हैं उनकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके। उसके बाद क्या जरूरी है कि यहाँ पे दो पार्टीज का होना तो जरूरी है ही, बट दो से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, तो मोर देन 2 पार्टीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो जब हम कंडीशंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या जरूरी है कि प्रोमिसर या फिर इंडेमनिफायर प्रॉमिस करेगा। तो इंडेमनिफायर वो बंदा है जो प्रॉमिस करता है कि वो कॉम्पनसेट करेगा अगर कोई भी लॉस होगा, बट वो क्या नहीं करेगा? बट डज नॉट बियर द लॉस। प्रोमिसी या फिर इंडेमनिफाइड या फिर इंडेमनिटी होल्डर जो बंदा होता है वो कौन है? जिसको कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो दो लोग हैं हमारे, हमने पढ़ा, एक है प्रोमिसर और एक है प्रोमिसी। प्रोमिसर कौन सा है? इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर जो इंडेमनिफाई करेगा, और प्रोमिसी कौन सा है? इंडेमनिटी होल्डर। ओके, इंडेमनिटी होल्डर विल बी योर प्रोमिसी। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के बीच में, जहां पे ए ने प्रॉमिस किया कि वो कुछ गुड्स को डिलीवर करेगा टू बी फॉर 7,000 रुपए हर एक महीने। सी ने प्रॉमिस किया कि इंडेमनिफाई कर देगा बी के लॉस को अगर ए डिलीवर करने से फेल कर जाता है। तो यहाँ पे सी और बी के बीच में क्या हो गया? इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। ओके
ओके यहाँ पे सी जो है वो इंडेमनीफायर है और प्रॉमिस करता है एज ही प्रोमिसेस द बेयर द लॉस। यहाँ पे बी जो है इंडेमनिटी होल्डर है और वो प्रॉमिस ही है क्योंकि उसके लॉस को कॉम्पनसेट किया जाएगा। तो ये दो पार्टीज यहाँ पे आ जाती हैं जो हम लोगों ने पढ़ा कंडीशंस में, टू पार्टीज आर देयर। ओके अब क्या समझना है, प्रॉमिस है कि मैं पे करूंगा तेरे लॉस को, ठीक है। तो प्रॉमिस क्या है, प्रॉमिस हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था ऑफर होता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है और क्या बन जाता है, आपका बनता है प्रॉमिस। और हमने इसको कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 2B में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी अगर कोई भी हार्म होता है या कोई भी एक्शन अगर उसके अगेंस्ट आता है तो उसमें वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। तो वन पार्टी मस्ट प्रेजेंट अ कंडीशन टू अनदर, और दूसरे पार्टी को एक्सेप्ट करना है। तो एक पार्टी ऑफर करेगी और दूसरी वाली पार्टी एक्सेप्टेंस करेगी। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा तो क्या बन जाएगा, आपका पक्का वाला प्रॉमिस बन जाएगा। तो एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है जब आप ऑफर कर रहे हो, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है आपका प्रॉमिस, ठीक है। तो क्या जरूरी है कि जब ऑफर को एक्सेप्ट किया जाएगा तो वो बन जाएगा आपका प्रॉमिस, जो हम लोगों ने सेक्शन 2B में भी पढ़ा था, ठीक है। जो पार्टी प्रॉमिस करती है इज नोन एज द प्रॉमिसर, या फिर आप उसको क्या बोलते हो, इंडेमनीफायर। और जो पार्टी एक्सेप्ट करती है प्रॉमिस को उसको क्या बोलते हो, प्रॉमिसी, और या फिर आप क्या बोलते हो, इंडेमनिटी होल्डर। तो एस्पेक्ट क्या इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का, वो ये है कि प्रॉमिस मस्ट बी मेड बाय द प्रॉमिसर, और वो ये प्रॉमिस होना चाहिए कि अगर तेरे को कोई भी नुकसान होगा तो तेरा भाई बेटा है वो पीछे से संभाल लेगा। और वो ये प्रॉमिस किसको कर रहा है, प्रॉमिसी को कर रहा है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कौन सा है, जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है दूसरे को कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगी अगर कोई भी हार्म होगा या कोई भी एक्शन उसके अगेंस्ट फाइल होगा तो, ठीक है। तो क्या देखने की बात है, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड प्रॉमिस होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या दिखा गया है कि जो आपका प्रॉमिस होगा वो एक्सप्रेस होगा या फिर इम्प्लाइड होगा। बेसिकली कोई ऐसी कंडीशन इंपोज करी जानी चाहिए जहां पे वो ये बोल रहा है कि अगर तेरा कोई नुकसान हुआ या कोई कल को लीगल सूट फाइल हुआ तो आई विल पे फॉर इट, ठीक है। तो जो नेचर ऑफ सर्कमस्टांसेस है वो कैसी होनी चाहिए कि वहां पे इंडेमनिटी के लिए ऑब्लिगेशंस कंप्लीट बननी चाहिए। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जो कि ओरली बनते हैं या फिर राइटिंग में होते हैं, वेयरएज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, जो कि पार्टीज के कंडक्ट के द्वारा होते हैं। ये हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जब हम इंडेमनिटी की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन और जो फुलफिल होनी जरूरी है वो क्या है कि एक लॉस होना चाहिए। तो कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की क्या होती है कि लॉस का होना जरूरी है जब हम प्रॉमिसी की बात करते हैं। तो जब प्रॉमिसी को कोई नुकसान होगा तभी तो प्रॉमिसर आके उसको पे बैक करेगा। तो प्रॉमिसर को रिक्वायर्ड है कि वो कोई भी पेमेंट करे इफ द प्रॉमिसी सफर सम लॉस, बट अगर कोई लॉस नहीं हुआ है तो प्रॉमिसर कोई पेमेंट नहीं करेगा। और जरूरी है कि लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म हो रहा है तो वो कब होना चाहिए, वो किसी वैलिड पर्पस के लिए और लॉफुल कंसिडरेशन के साथ ही होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को आप नहीं बना सकते अगर आप कोई भी चीज ऐसी कर रहे हो जो कि वॉइड है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या फिर इलीगल चीज है। तो इलीगल चीज, अनलॉफुल चीज के लिए आप क्या नहीं कर सकते, आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइन नहीं कर सकते, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर और इंडिया के अंदर क्या पोजीशन है जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करते हैं। तो इंडेमनिटी जो वर्ड है उसको बहुत ही वाइडर सेंस में यूज किया जाता है जब हम इंग्लिश लॉ की बात करते हैं। क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रॉमिस की सेव करेगा एक पर्सन को फ्रॉम द लॉस कॉज्ड बाय ह्यूमंस, एजेंसीज या फिर कोई भी और इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं जो कि किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। तो इट ऑल्सो इंडेमनिफाइज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस अदर देन लाइफ इंश्योरेंस एज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। इंग्लैंड में ये भी होता है। रीजन फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग लाइफ इंश्योरेंस एज इंडेमनिटी इज वेरी सिंपल। और क्या रीजन है कि इसमें जो दोनों कंडीशंस हैं वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रोवाइड करते हो पेमेंट ऑन डेथ ऑफ अ पर्सन या फिर उसकी एक्सपायरेशन के बाद आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। दिस विल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ इंडेमनिटी। लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंडेमनिटी के अंदर फॉर्म नहीं करते। ऑन द अदर हैंड, इंडिया में, इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को डज नॉट स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजेस एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अंडर इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी के अंदर, इंडिया के अंदर इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ठीक है। प्रिवी काउंसिल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड 1933 केस में क्या बोला, इन्होंने बोला कि
इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने बात करी थी कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है किस दो तरीके से होता है, एक्सप्रेस होता है या फिर इम्प्लाइड होता है। तो ये 1938 के केस ने ये बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकता है, मतलब किससे हो सकता है, हमारे कंडक्ट के द्वारा भी हो सकता है। 13th लॉ कमीशन रिपोर्ट ने क्या सजेस्ट किया अमेंडिंग सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टू इंक्लूड लॉस कॉज्ड बाय द इवेंट्स दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द कंडक्ट ऑफ द पर्सन आल्सो। ठीक है, इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की तो क्या देखते हैं, इंडेमनिटी इंडिया के अंदर सेक्शन 124 के अंदर डिफाइंड है। इस सेक्शन के हिसाब से क्या बोलता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि दूसरे बंदे को सेव करेगी किसी भी लॉस से, किसी भी एक्शन ऑफ द प्रॉमिसर से, हिमसेल्फ और एनी थर्ड पर्सन से, मतलब वो जो नुकसान हो रहा है या तो उसके खुद के एक्ट से हो रहा है या किसी बाहर के बंदे के कारण हो रहा है, किसी थर्ड पर्सन के कारण हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी फॉर्म हो रहा है। ये डेफिनेशन इज ओनली लिमिटेड टू द लॉस जो कि कॉज होता है बाय द एक्शंस ऑफ ह्यूमंस या फिर एजेंसीज, और ये इंक्लूड नहीं करता वो वाले एक्शंस जिनको आप फोर्सी नहीं कर सकते बाय एनी पर्सन। यही बात बोली गई है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन के केस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, उन केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो फोर्सिएबल नहीं है। ठीक है, तो इट कैन बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डज नॉट इंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस अपने अंदर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या इंक्लूडेड नहीं है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है। तो बेसिकली अगर एक बंदा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रॉमिस करता है किसी और को कि वो कॉम्पनसेशन देगा, डैमेज फॉर लॉस देगा ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर्स, these are not covered under indemnity क्योंकि ये contingent contracts हैं जो कि सेक्शन 31 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये indemnity contracts नहीं है, ये क्या है, contingent contracts है। ठीक है, अब यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मेसर्स अमन सिंह मुंशीलाल 1994 का केस। Goods were stored in godowns from where they had to be carried to their destination after some time. But जब स्टोरेज हो रही थी तो उस टाइम पे आग लगी और ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। कोर्ट ने क्या कहा, these goods were destroyed during transit and the insurer must pay all the contract for the contract of insurance. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहां से शुरू हुआ, सिचुएशन जो कि ओस्मान जमाल एंड सन्स लिमिटेड वर्सेस गोपाल पुरुषोत्तम के केस में, जहां पे ऑफेंडेड पार्टी इज इन अ पार्टनरशिप दैट गोज अबाउट एज अ कमीशन स्पेशलिस्ट फॉर द रिस्पोंडेंट। लिटिगेंट फर्म जो थी उन्होंने ऑक्यूपाई किया विद परचेजिंग एंड सेलिंग हेसन एंड गमीज एंड ऑफेंडिंग पार्टी फर्म हैड कंसेंटेड टू रीपे द रिस्पोंडेंट फर्म इन द केस ऑफ एनी मिसफॉर्च्यून। तो जो रिस्पोंडेंट पार्टी थी उन्होंने क्या बोला कि वो जो रिस्पोंडेंट फर्म को किसी भी मिसफॉर्च्यून में वो क्या करेंगे, वो उसको कॉम्पनसेशन दे देंगे। ऑफेंडेड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बॉट हेसेंस फ्रॉम मलीराम रामजेट्स, yet litigant organization can't pay and get the hessens. Maliram Ramjets offered a similar item to others at a lower cost. मलीराम रामजेट्स ने सू कर ऑफेंडेड पार्टी को फॉर द मिसफॉर्च्यून। हाउएवर ऑफेंडेड पार्टी ने क्या बोला, करंटली वाज स्लोइंग डाउन एंड रिक्वेस्टेड द लिटिगेंट रेम्यूनरेट देम, कि बाद में आपको पैसे दे दूंगा। ठीक है, however defendant declined to pay the damages claiming that he was unable to do so because of the complainant. क्या बोला गया, defendant is liable to indemnify the complainant according to the court because he had agreed to so. तो पहले उसने बोला था, पहले उसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जब अपने कंडक्ट के द्वारा या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया था, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ही विल बी लायबल टू इंडेमनिफाई द कंप्लेनेंट अकॉर्डिंगली। ये सेक्शन क्या कॉन्टेम्पलेट करता है कि इंडेमनिटी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल ऑफ इंप्लाइड इंडेमनिटी क्या है, हमारे प्रिवी काउंसिल ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में बोला, और क्या बोला, एक फॉर्ज नोट endorsement was given to a bank which was received in good faith and for the value later received by the public office for renewal in their name. Compensation recover करी गई by the true owner of the note from the state and was allowed to recover from the bank on the promise of indemnity on implied. Gajanan Moreshwar versus Moreshwar Madan Mantri, क्या केस हुआ, Gajanan Mores was having some land in Bombay, however at rent for an extensive stretch. गजानन मोरेश्वर को मूव करा, was moved to मोरेश्वर मदन मंत्री, however for a restricted period. ठीक है, M Madan began the development once again the plot and requested some material from KD Mohandas, जबकि KD मोहनदास ने क्या रिक्वेस्ट किया कि installment of the material, requested the installment of the material. M Madan
would not compensate the sum and mentioned G. Moreshwar was to set up a home loan deed for KD Mohandas. The loan cost was chosen and G. Moreshwar was put a charge over his ownership. As indicated by the deed, a date was chosen for the arrival of the chief sum. In any case, M. Madan ने क्या conclude किया कि he will pay the chief sum alongside the interest to deliver from a home loan deed and chose a specific date for something very similar. इस केस में कोर्ट ने क्या बोला that if an indemnity holder has raised a liability that is absolute in nature, indemnity holder may order the indemnifier to fulfill the responsibility or pay the sum. ये जरूरी नहीं है for a commitment to compensate for a loss. कोर्ट ने right decision बोला और क्या बोला कि indemnifier is able to reimburse the indemnity holder. अगर कोई भी liability अगर करती है तो indemnifier can pay the debt directly also. And if the indemnity holder does anything that causes the liability to occur, he must pay the liability because indemnifier ने क्या promise किया था? Promise to return the indemnity holder to his original condition. ठीक है, ये चीज बहुत आपके लिए important है कि जो indemnifier है वो क्या promise करता है कि अगर तेरा कोई भी नुकसान होता है, I will compensate for that. अगर तेरा कुछ भी प्रॉब्लम होती है, I will compensate for that and मैं तेरे को तेरी ओरिजिनल कंडीशन पे पहुंचा दूंगा. इन इंडिया सारे के सारे इश्यूज कैसे व्यू करे जाते हैं? मिसफॉर्च्यून की तरह व्यू करे जाते हैं. आर ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ और सम अदर आउटसाइडर. व्हाइल इन इंग्लैंड एवरी वन ऑफ द इश्यूज इज व्यूड अवर अ मिसफॉर्च्यून कॉज्ड बाय एनी इंडिविजुअल जस्ट एज एनी मिसहैप हैज हैपेंड. ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि क्या इसेंशियल्स होंगे, क्या राइट्स होंगे, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात कर रहे हैं तो आपको क्या देखना है? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कब होता है? जहां पे दो पार्टीज होती हैं. ये एक अरेंजमेंट होता है जहां पे प्रोमिसर बोलता है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा अगर कोई भी लॉस होता है. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं. कोई भी लॉस जो अकर करता है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोमिसर या फिर कोई थर्ड पार्टी बिहेवियर के कारण, तो वो कवर करा जाएगा बाय द प्रोमिसर. ठीक है, तो जो एक्ट है ये अपने आप को लिमिट करता है टू द लॉस to a degree that it is limited to a human agency only and an act of God is not protected by indemnity contracts. तो एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है? एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड कैसे कर सकते हैं? मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस एंड सो ऑन को इंक्लूड कर सकते हैं. ये अपने आप में एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. इम्प्लाइड का क्या मतलब होता है? जो कि कंडक्ट के द्वारा होते हैं. और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स इज आउटकम ऑफ द सेक्शन 124 जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का होता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या राइट्स हैं जो हमारे इंडेमनिटी होल्डर के होंगे. तो सेक्शन 125 बात करता है कि क्या क्या राइट्स होंगे आपके इंडेमनिटी होल्डर के. बेसिकली क्या क्या राइट्स होंगे आपके प्रोमिसी के. ठीक है, तो any fee he was forced to pay in a matter या फिर किसी भी suit to which the indemnifier's guarantee extends will be recoverable by the indemnity holder. तो अगर कोई भी फीस या फिर कोई भी पैसा उसको जबरदस्ती देना पड़ा था और अगर इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो उसका राइट है कि वो इसको रिकवर कर सकता है. किससे? रिकवर फ्रॉम द इंडेमनिफायर या फिर आप बोल सकते हो प्रोमिसर, जिसने प्रॉमिस किया था. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए A और B will agree that if C sues B in a specific matter, A will indemnify B. ठीक है, C has now filed a lawsuit against B and B has forced to make a settlement. According to the contract, A would be responsible for all the payments जो कि B करता है to C in connection with that matter, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी साइंड है. ठीक है, तो जब हम इंडेमनिटी होल्डर की राइट्स की बात करते हैं तो कोई भी कॉस्ट जो कि इंडेमनिटी होल्डर को किसी थर्ड पार्टी को पे कर रही है वो, या कोई भी पैसा जो किसी थर्ड पार्टी को पे करता है वो रिकवर कर सकता है. किससे? वो रिकवर कर सकता है इंडेमनिफायर से. हाउएवर इंडेमनिटी होल्डर को प्रूडेंटली एक्ट करना था, उसको इंडेमनिफायर के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एक्ट करना था, उसको अपने मनगढ़ंत गलतियां नहीं करनी है. रीजनेबल प्रूडेंट मैन का यहाँ पे भी टेस्ट होता है. ठीक है, तो कोई भी अमाउंट जो चार्ज करा गया है अंडर एनी सूट या फिर कॉम्प्रोमाइज एज लॉन्ग एज इट वाज नॉट अगेंस्ट द इंडेमनिफायर्स होल्डर, तो वो भी क्या होगा? रिकवरेबल है. ठीक है, अब जब हम लोगों ने इंडेमनिटी होल्डर के, इंडेमनिटी होल्डर मतलब हमारा जो प्रोमिसी है उसके राइट्स को स्टडी कर लिया, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इंडेमनिफायर जो बंदा प्रोमिसर है उसके भी तो कुछ राइट्स होंगे ना. तो उसके राइट्स क्या है? डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडेमनिटी प्रिविलेजेस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई हैं, इट एक्सक्लूड्स इंडेमनिफायर्स राइट. जसवंत सिंह वर्सेस स्टेट के केस में क्या बोला गया
कि जो रियम्बर्स एडवांटेजेस आर लाइक दोज ऑफ द गारंटीज जो कि 141 के अंदर दी जाती हैं। ठीक है, अब 141 के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, 141 के अंदर होता है श्योरिटी के राइट्स जो कि बेनिफिट करते हैं क्रेडिटर की सिक्योरिटी को, जहां पे एक पर्सन who indemnifies gains the advantage of all protections held by the loan boss against the vital borrower regardless of whether the foremost account holder was worried about them or not. ठीक है, on the off chance an individual chooses to reimburse, he will be named as having prevailed to the entirety of the structures and means which the individual who was initially reimbursed may have insured himself against a misfortune or the harms which he has suffered. ठीक है, तो जब इंडेमनीफायर पे करता है किसी भी मिसफॉर्च्यून के लिए, किसी भी हार्म के लिए, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही मूव्स इनटू द शूज ऑफ द रीइंबर्स, ठीक है, गिविंग हिम द एंटायरिटी ऑफ द एडवांटेज और फर्स्ट इंडेमनीफायर नीडेड टू शील्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द मिसफॉर्च्यून या फिर मिसचीफ। तो बेसिकली जब इंडेमनीफायर, ये जो इंडेमनीफायर है इसने बोला था मैं तुझे बचा लूंगा, तो ही विल मूव इनटू द शूज of B and he will take care of all the charges। ठीक है, तो अब जब हमने राइट्स पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है ड्यूटीज और लाइबिलिटीज क्या होंगी। तो लाइबिलिटी इंडेमनीफायर की कब अराइज करती है, जब इंडेमनिटी होल्डर को कोई तरीके का लॉस हुआ है एंड नॉट बिफोर दैट। अब ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडेमनीफायर कौन हो गया, मेरा प्रोमिसर की लाइबिलिटी कब स्टार्ट होती है। प्रोमिसर की इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी तब शुरू होती है जब आपके इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान हुआ है तब। तो जब उसकी लाइबिलिटी अराइज होगी ही हैज टू परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज। कौन सी ड्यूटीज हैं, सबसे पहली कि वो सारे डैमेजेस को इंडेमनीफाई करेगी। इंडेमनीफायर की ड्यूटी है कि वो पे करेगी फॉर ऑल द डैमेजेस जो कि इंडेमनिटी होल्डर को हुए हैं विच ही हैड प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन ऑफ वेदर द इंडेमनिटी होल्डर सफर्ड द डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लॉस, ये अपने आप में इमटेरियल है। ऐसे केसेस में इंडेमनिटी होल्डर को डायरेक्ट लॉस हुआ है या इनडायरेक्ट लॉस हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे के सारे लॉसेस को रीपे करना पड़ेगा। यही बात नलप्पा रेड्डी वर्सेस विरुद्धंचला रेड्डी एंड अनदर के केस में बोली गई दैट इंडेमनिटी का होल्डर के जो इंडेमनीफायर की जो ड्यूटीज है वो कब अराइज करती हैं, जब इंडेमनिटी होल्डर को नुकसान होता है, जब कोई भी डिक्री उसके अगेंस्ट पास होती है या जब उसको क्या होता है, लॉस कॉज होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, दूसरी ड्यूटी क्या है, उसको इंडेमनीफाई करनी है सारी कॉस्ट को। तो इंडेमनिटी होल्डर कंपेल कर सकता है इंडेमनीफायर को कि वो पे करे कोई भी कॉस्ट जो उसने पे करी है, और इफ ही डिड नॉट ब्रीच द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी सिचुएशन में इंडेमनिटी होल्डर को क्या प्रूव करना होता है, दैट देयर वाज नो फॉल्ट ऑन हिज एंड। इंडेमनीफायर ने ड्यूटी है कि वो सारे कॉस्ट को पे करेगा व्हाइल रिड्यूसिंग द क्लेम्स। इंडेमनीफायर मस्ट ऑल्सो कॉम्पनसेट द इंडेमनिटी होल्डर, कोई भी अगर अमाउंट उन्होंने पे किया है ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग्स। तो दो ड्यूटीज आपको मैंने बता दी। अब क्या देखना है, एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक्स ने अपना हाउस दिया वाई को फॉर ऑक्शन और प्रॉमिस किया टू पे एनी लॉस और डैमेज सफर्ड ड्यूरिंग द ऑक्शन। Y was unaware of the fact that X is not the real owner of the property. As soon as Y realized the real owner was, he paid the amount because of which he suffered some damages and sued X. X had to pay all the damages and costs incurred by Y. तो अब आपका तीसरा पॉइंट क्या है, इंडेमनीफाई अमाउंट पेबल इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अगर कोई भी कॉम्प्रोमाइज होता है, कोई भी ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इंडेमनिटी होल्डर ने कोई कॉम्पनसेशन दिया है या कोई भी ऐसी कंडीशन है जो कि उसने एक्ट की है एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, तो इंडेमनीफायर को उसको भी पे करना पड़ेगा। तो इंडेमनीफायर की ड्यूटी है कि वो पे करेगा अमाउंट जो भी इंडेमनिटी होल्डर ने पे किया है एज अ कॉम्पनसेशन इन द कोर्ट। बट क्या जरूरी है, ये जरूरी है कि जो भी वो कर रहा है वो इंडेमनीफायर के ऑर्डर के हिसाब से कर रहा है, अपनी मनमर्जी का काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो मद्रास हाईकोर्ट ने वेंकटरमणगया अप्पा राव वर्सेस वरा प्रसाद राव नायडू के केस में क्या बोला कि कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है अगर इंडेमनिटी होल्डर हैज टू पे इन केसेस ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, क्या है ये कंडीशंस, कॉम्प्रोमाइज बोनाफाइड तरीके से होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बोनाफाइड तरीके से होना चाहिए, मिलिशियस इंटेंट नहीं होना चाहिए, गिल्टी माइंड नहीं होना चाहिए, कोई भी कल्यूजन नहीं होना चाहिए, बेसिकली कोई भी हेरफेर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप तीसरी पार्टी से मिल गए हो और इंडेमनीफायर से पैसे ले रहे हो, और यहाँ पे एक इमोरल बार्गेन नहीं होना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है जब हम क्या बात करते हैं, कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं। ओके,
तो अब जब हमने इंडेमनीफायर के राइट्स और ड्यूटीज को पढ़ लिया, अब हमने क्या पढ़ना है, इंडेमनिटी होल्डर की भी तो कुछ ड्यूटीज हैं। तो राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आर नॉट एब्सोल्यूट, ही हैज सर्टेन ड्यूटीज एज वेल। तो सिर्फ राइट्स ही नहीं होते हैं, ड्यूटीज भी होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लायबिलिटी क्या है कि ही मस्ट अबाइड बाय ऑल द कंडीशंस जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में लिखी हुई है, उसको कोई भी कंडीशन को वायलेट नहीं करना है। उसकी ड्यूटी है कि फोर्सी करे और ट्राई करे कि ये जो लॉस हो रहा है उसको अवॉइड करे जितना कोशिश हो सके। एज डिस्कस्ड अबव, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर ओनली अराइजेस कब, इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब अराइज होती है, जब इंडेमनिटी होल्डर को कोई नुकसान होता है। तो उसको क्या करना है, उसको कोशिश करनी है कि नुकसान ना हो। अगर कोई फोर्सिएबल चीज है तो उसको स्टेप्स लेने हैं कि उसको मिटिगेट कर सके। He she cannot force the indemnifier to pay money before there is any loss। तो जब तक कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप इंडेमनीफायर को फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो कोई पैसा आपको दे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए ने प्रॉमिस किया बी को कि अगर टू पे फॉर लॉस इन हिज बिजनेस, बी हैड अ गोडाउन इन विच गुड्स वर स्टोर्ड। A fire occurred in the area where B's godown was located, but luckily he suffered no loss as fire did not reach his godown। ठीक है, though there was a possibility of his goods being damaged in the fire, A liable नहीं होगा। क्यों? क्योंकि no loss meaning no liability of the indemnifier। जब तक नुकसान नहीं होगा तब तक लाइबिलिटी नहीं होगी। द मेयर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस अपने आप में इंडेमनीफायर की लायबिलिटी नहीं करती। इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब होगी, जब एक्चुअली में कोई लॉस होगा। ठीक है, तो अब जब हमने राइट्स, लायबिलिटीज पढ़ ली, ड्यूटीज पढ़ ली, तो अब हमें क्या करना है कि कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इंडेमनिफिकेशन के, इंडेमनिटी के कौन से डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनको भी पढ़ना जरूरी है। तो ब्रॉड आइडेंटिफिकेशन क्या है, ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन क्या है कि इंडेमनीफायर को एक प्रॉमिस करना है कि वो कवर करेगा सारे डैमेजेस इंक्लूडिंग जो भी थर्ड पार्टी को भी होंगे अंडर द ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन। इवन दो थर्ड पार्टी कंप्लीटली फॉल्ट में हो, तब भी उसने प्रॉमिस किया है कि वो कवर करेगा सारे लॉसेस को। द टर्म कॉज्ड इन होल या फिर पार्ट का क्या मतलब है, ये अपने आप में प्राइमरी सिग्निफिकेंस देता है कि जो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है ये ब्रॉड फॉर्म ऑफ इंडेमनिफिकेशन है। तो सबसे पहला क्या है, ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन। उसके बाद सेकंड है आपका इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन। इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन का क्या मतलब है, जहां पे इंडेमनीफायर अग्री करता है कि वो कवर करेगा ओनली डैमेजेस जो कि कॉज्ड हैं बाय द प्रोमिसर्स एंड प्रोमिसीज एक्शन। ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन में वो सब कुछ कवर कर रहा था, बट यहाँ पे इवन थर्ड पार्टी के भी, बट यहाँ पे सिर्फ प्रोमिसर और प्रोमिसी के एक्शंस के ऊपर जो होगा इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन वो करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट इन द केसेस जहां पे एक पार्टी कंप्लीटली एट फॉल्ट है, इंटरमीडिएट फॉर्म इंडेमनिफाइज अ पार्टी ऑफ इट्स ओन नेग्लिजेंस आल्सो। द टर्म कॉज्ड इन पार्ट इज वन ऑफ द प्राइमरी साइंस ऑफ द इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे क्या समझ आ रहा है कि ये इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ इंडेमनिफिकेशन है। तो दो पढ़ लिए, ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन, इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन। अब तीसरा है लिमिटेड इंडेमनिफिकेशन। प्रोमिसर कवर करता है कि मैं सिर्फ उन लॉसेस को कवर करूंगा ब्रॉट बाय हिज एक्शन अंडर द लिमिट ऑफ इंडेमनिफिकेशन। लॉस जो कि इनकर होता है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोमिसी या फिर थर्ड पार्टी के एक्शंस के द्वारा, उनको कवर नहीं किया जाएगा इन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में। इसमें टर्म कौन सी यूज है, ओनली टू द एक्सटेंट इज वन ऑफ द प्राइमरी साइंस ऑफ एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आपको समझ आएगा कि लिमिटेड फॉर्म ऑफ इंडेमनिफिकेशन हो रही है। तो ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन हो रही है, इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन हो रही है और लिमिटेड इंडेमनिफिकेशन हो रही है। इसके बाद अब जब आपने ये पढ़ लिया, अब आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी क्या होती है। सबसे पहली है एक्सप्रेस इंडेमनिटी, जो कि रिटन फॉर्म में होती है, जिसमें आप एक टर्म लिखते हो, एक्सप्रेसली लिखते हो, दोनों पार्टीज की ऑब्लिगेशंस को आप स्पेसिफाई करते हो एक एक्सप्रेस इंडेमनिटी क्लॉज के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्रेस इंडेमनिटी में टर्म्स एंड कंडीशंस को डिफाइन किया जाता है, जहां पे इंडेमनिफिकेशन क्लॉज को भी राइटिंग में प्रोवाइड किया जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्लिसिटली सब कुछ बताता है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को समझाता है। Indemnity attorney may be required to assist while indemnification agreement is drafted। इंश्योरेंस इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पे आर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को आप वाइडली इंक्लूड कर सकते हो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, जो कि बिजनेस में काम आते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में। अनदर सेक्टर जो कि चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स हो और इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स वेल रिटन हो, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो, वो कौन से होते हैं, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जहां पे आपके इंडेमनिटी का यूज होता है।
ठीक है। दूसरे टाइप ऑफ इंडेमनिटी है इम्प्लाइड इंडेमनिटी। सिर्फ डिफरेंस क्या है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड का कि यहाँ पे राइटिंग में कुछ नहीं होता है, यहाँ पे कंडक्ट के द्वारा होता है। तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे होता है वहां पे ऑब्लिगेशंस जो होती हैं पार्टीज की वो कंडक्ट के द्वारा, उनके एक्शंस के द्वारा डिफाइन की जाती है। फॉर इंस्टेंस जैसे एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है, मास्टर पे करेगा अगर कोई भी इंजरी होगी उसके सर्वेंट को। यहाँ पे जो सर्वेंट है मस्ट हैव रिसीव्ड द इंजरीज एज अ रिजल्ट ऑफ ओबेइंग द मास्टर्स ऑर्डर्स। एडमसन वर्सेस जार्विस के केस में क्या बोला गया, 1872 के केस में इन्होंने एक्चुअली में एस्टैब्लिश किया जो स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे इम्प्लाइड इंडेमनिटी का। इन्होंने क्या बोला कि इन दिस केस अ प्लेंटिफ जो ऑक्शनर था उन्होंने कुछ गुड्स को सोल्ड करा ऑन समवन एल्सेस ऑर्डर, ठीक है। कमोडिटीज जो टर्न्ड आउट नॉट टू बिलोंग टू द पर्सन बट द रियल ओनर हेल्ड दैट द ऑक्शनर इज अकाउंटेबल फॉर ऑल दीज आइटम्स। In response, the defendant was sued by the auctioneer for the loss he had incurred as a result of following his directions. ठीक है। It was decided that because the auctioneer carried out at the defendant's order, he had a right to believe that the defendant would have indemnified him. अगर कोई भी एक्शन जो होता है वो कि improper होता है या फिर गलत होता है। कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से क्या आया कि if a servant is injured while carrying out the implied orders, the master will be responsible for compensating the servant. ठीक है। तो जब हमने ये सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है कि डिफरेंस क्या है हमारे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में और इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ना बहुत जरूरी होता था स्टूडेंट्स, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक सेकेंड, तो ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मीनिंग सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप लोग बेसिस जरूर लिखें। जब आप बेसिस लिखते हो अपने पेपर में तो एग्जामिनर जो होता है उसको समझ आ जाता है कि ये जो बच्चा है ना इसको अच्छी एडिक्वेट नॉलेज है, ठीक है। तो इंडेमनिटी और इंश्योरेंस का मीनिंग क्या है? इंडेमनिटी का मतलब है जहां पे एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि मैं तेरे को बचाऊंगा फ्रॉम लॉस जो कि कॉज्ड बाय हिम बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर हिमसेल्फ या फिर किसी थर्ड पार्टी के द्वारा भी हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाया जाता है। इंश्योरेंस में क्या होता है, इंश्योरेंस में आप पीरियोडिक पेमेंट करते हो जिससे कि आप प्रोटेक्ट करवाते हो अपने आप को कोई भी अगर लॉस होता है। जैसे कि फायर इंश्योरेंस में आप हर साल प्रीमियम पे करते हो कि अगर कोई नुकसान हो गया तो आप हमें कवर कर लेना, ठीक है। सेक्शन 124 जो सेक्शन है हमारा वो बात करता है इंडेमनिटी के बारे में। सेक्शन 31 जो है वो बात करता है इंश्योरेंस के बारे में और इसको वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बात करता है। ओरिजिन, इंडेमनिटी का ओरिजिन हुआ है एक लैटिन टर्म इंडेमनिस का मतलब जिसका मतलब है अनहर्ट या फिर फ्री फ्रॉम द लॉस, और इंश्योरेंस का जो मतलब है वो कहां से डिराइव हुआ है, वो एक फ्रेंच टर्म से डिराइव हुआ है जिसका मतलब है इंश्योरेंस, जिसका मतलब है एक अश्योरेंस दी जाएगी या फिर आपको एक गारंटी दी जाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई भी नुकसान होता है तो आपको एक गारंटी दी जाती है कि क्योंकि आप एक प्रीमियम दे रहे थे आपको भरपाई कर दी जाएगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ लिया, सेक्शन पढ़ लिया, ओरिजिन पढ़ लिया, ठीक है। अब रोल क्या है, इंडेमनिफिकेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट इंश्योरेंस ऑल्सो, इंश्योरेंस कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इंडेमनिफिकेशन। नेचर की अगर हम बात करें तो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं यहाँ पे द अफेक्टेड पार्टी विल गेट कॉम्पनसेशन आफ्टर द लॉस हैज अकर। तो जब लॉस अकर होता है तभी जो इंडेमनिफायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी अराइज होती है। बट एक इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें तो आप रेगुलर पेमेंट करते हो, रेगुलर प्रीमियम पे करते हो जिससे कि आप गार्ड करते हो अपने सारे लॉसेस को, ठीक है। तो क्या पढ़ लिया हम लोगों ने इनके डिफरेंसेस अच्छे से कवर कर लिए। अब जो इंपॉर्टेंट पोर्शन हमें आज के सेशन में कवर करना है वो है हमारे केस लॉस। अब केस लॉस से होता क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी हम लोग ना कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। कॉन्सेप्ट से हम लोगों को, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट हम भूल जाते हैं, सेक्शन हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिखा हुआ है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर जब उनको सू किया जाता है क्या होते हैं 125 के अंदर दिया गया है, ठीक है। बट हम लोग क्या नहीं भूलते हैं, हम लोग कहानियां नहीं भूलते हैं, ठीक है। तो वी लव स्टोरीज एंड हम लोग इनको भूलते भी नहीं है। तो इसीलिए जो रीसेंट केस लॉज हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर वो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आप लोग इन केसेस के माध्यम से एक तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, दूसरा आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने पेपर में ये केसेस जरूर लिख के आना, इससे आपका जो नंबर है, जो मार्क्स है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहला केस जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस मुल्ला सहकारी सकहार करखाना लिमिटेड 2007। फैक्ट्स क्या थे, जो रिस्पोंडेंट एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो एंटर करती है कॉन्ट्रैक्ट में विद अ कंपनी जिससे कि वो इंस्टॉलेशन करेंगी एक पेपर मिल का। कंपनी ने एक बैंक गारंटी दी और इंडेमनिफाई किया, इंडेमनिटी दी फॉर द रिलीज ऑफ द सेम।
10% of the retention money for the invoices for the materials to be used in installation reached the location. तो 10% of the retention money जो भी दिया गया था मटेरियल के लिए वो कहाँ पहुंच गया, लोकेशन पे पहुंच गया. बट कुछ डिस्प्यूट अरोज हो गया उनके बीच में और रिस्पोंडेंट ने टर्मिनेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को एंड इन्वोक कर ली बैंक गारंटी को अगेंस्ट द कंपनी. इश्यूज जो कोर्ट के सामने आए वो क्या थे कि क्या जो कंपनी है इज लाइबल फॉर द बैंक गारंटी इन दिस केस, और क्या ऐसे क्लेम को ऑनर किया जा सकता है बैंक के द्वारा. तो जजमेंट क्या आई, कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने रिलाई किया ऑन द कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या बोला गया था कि इंडेमनिटी होल्डर वुड बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट ऑल द लॉसेस डैमेजेस एटसेट्रा एंड मेड द सप्लायर लायबल टू पे. तो ये कंडीशन थी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो रिवील करती है कि ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है बट ये अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है. कोर्ट ने ऑर्डर किया that the bank not to honor the claim made on the contract's termination without any proof या फिर evidence. ठीक है. अब जो दूसरा केस हम पढ़ेंगे 2020 का केस है, दोदिका लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस यूनाइटेड लक ग्रुप होल्डिंग्स लिमिटेड. क्या हुआ इस केस में, यहाँ पे जो केस डिसाइड किया गया बाय इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट. क्या हुआ इस केस में, एक सेल एंड परचेज अग्रीमेंट हुआ पार्टीज के बीच में दैट वाज रिलेटेड टू द डिस्पोजल ऑफ सेलर्स शेयर इन द कंपनी. डोडिका ने डिमांड किया फाइनल पेमेंट बिकॉज जो टैक्स कोवेनेंट था जिसको इंडेमनिफाई किया गया था बाय द बायर फॉर अनडिस्क्लोज्ड टैक्स लायबिलिटीज. ठीक है. अंडर द अग्रीमेंट इन्होंने क्लेम किया पैसा टू बी इंडेमनिफाइड. इट वाज नेसेसरी कि वो एक नोटिस को सर्व करेंगे जहां पे सारी नेसेसरी डिटेल्स होंगी ऑन द अदर पार्टी. ये नोटिस को सर्व नहीं किया गया बाय द बायर दैट इज दोदिका के द्वारा टू द सेलर दैट इज यूनाइटेड लक ग्रुप. आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नोटिस को सर्व किया गया. अब इश्यूज जो आए थे कि क्या जो नोटिस सर्व किया गया है बाय दोदिका टू यूनाइटेड लक ग्रुप वाज सफिशिएंट कि वो अट्रैक्ट कर सके क्लेम को अंडर दिस अग्रीमेंट. कोर्ट ने क्या जजमेंट दी, कोर्ट ने बोला दैट द नोटिस व्हिच वाज सर्व्ड बाय द बायर कंटेन्ड द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बट डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टिगेशंस वुड बी डन और व्हाट वाज द नेक्स्ट स्टेप्स. ओके. कोर्ट ने ये भी बोला कि जो नोटिस है अपने आप में इनसफिशिएंट होगा और कोई भी क्लेम नहीं हो सकता इस अग्रीमेंट के अंदर. फर्दर उन्होंने क्या बोला, जो ये नोटिस है ये सफिशिएंट है इनफ टू क्लेम द इंडेमनिटी अंडर द अग्रीमेंट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि यूज करे गए हैं एंड द डिटेल्स प्रोवाइडेड देयर इन. ठीक है. अब जो तीसरा केस हमें करना है आज का, AXA SA वर्सेस गेनवर्थ फाइनेंशियल होल्डिंग्स इंक एंड अनदर 2019 का केस है. क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्लोबल इंश्योरर थे AXA, उन्होंने अग्री किया कि वो कुछ शेयर्स को लेंगे गेनवर्थ से इन द टू कंपनीज. सेल एंड परचेज अग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन द टू कंपनीज had a reimbursement clause कि certain compensation payment पे किया जाएगा which AXA sought based on mis-selling of payment protection insurance products by the company in case they were acquired. इश्यूज जो इन्वॉल्व थे वो क्या थे कि जो पेमेंट और रिएम्बर्समेंट क्लॉज है अग्रीमेंट में, क्या वो अपने आप में इंडेमनिटी है या फिर वो एक कोवेनेंट है जहां पे पेमेंट होनी चाहिए. कोर्ट ने क्या बोला, जब कोर्ट ने डील किया इस क्वेश्चन के साथ और देखा कि जो ये क्लॉज लिखा गया है अग्रीमेंट में, उन्होंने बोला दिस वाज एन इंडेमनिटी क्लॉज और एन एब्सोल्यूट कोवेनेंट. इट वाज हेल्ड दैट द क्लॉज वाज एन एब्सोल्यूट कोवेनेंट. While deciding the case, कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि ऑर्डिनरी मीनिंग एंड नेचर ऑफ द क्लॉज जो कि स्टेट किया गया है अग्रीमेंट के अंदर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो दिस क्लॉज डिड नॉट प्रोवाइड एनी प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट द बायर फ्रॉम द लॉस जो कि सफर किया जाएगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर ट्रेड. फर्दर उन्होंने क्या देखा कि इट हैड बीन that indemnity it would have given rise to a claim for damages rather than debts. Therefore ये अपने आप में will not be an indemnity but an absolute covenant. अब 1827 का ये लैंडमार्क केस जो हमें आज करना है, डुगडेल वर्सेस लोरिंग. फैक्ट्स कैसे थे कि जो प्लेंटिफ थे वो पोजेशन में थे कुछ ट्रक्स के which were claimed both by the defendant and KP Colliery. The defendant demanded delivery of the trucks. As the plaintiff was aware that ownership of the trucks was claimed by both the defendant and KP Colliery, the plaintiff asked for an indemnity bond from the defendant. तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक indemnity bond पूछा, मांगा डिफेंडेंट से. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, एक रिप्लाई रिसीव किया गया by the plaintiff which only demanded delivery and did not mention of an indemnity bond. After which plaintiff ने डिलीवर कर दिया इन ट्रक्स को to the defendant. एक सूट फाइल किया गया of conversion against the plaintiff by KP Colliery as per the verdict for which plaintiff had to compensate KP Colliery क्योंकि उन्होंने क्या डिलीवर कर दिए थे, उन ट्रक्स को डिलीवर कर दिया था डिफेंडेंट्स को. Another suit was filed for
suit for indemnity was filed by the plaintiff against the defendant. ठीक है, जजमेंट क्या आई, जजमेंट में आया कि कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ऑफ इंडेमनिटी, ये अपने आप में एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट था ऑफ इंडेमनिटी. एज पर द फैक्ट्स demanding the indemnity bond, plaintiff had showed his intention that he would not deliver the trucks without any indemnity. तो जब उन्होंने indemnity bond मांगा था, उससे उन्होंने अपनी इंटेंशन दिखा दी थी कि बिना इंडेमनिटी बॉन्ड के मैं कोई भी ट्रक्स को डिलीवर नहीं करूंगा. इस बात का नॉलेज होते हुए डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया डिलीवरी ऑफ ट्रक्स. बाय एक्सेप्टिंग, डिफेंडेंट ने इम्प्लाइडली प्रॉमिस कर दिया कि वो प्लेंटिफ को इंडेमनिफिकेशन करेगा. तो क्या बोला गया कि डिफेंडेंट वाज लायबल टू इंडेमनिफाई द प्लेंटिफ एज इंडेमनिटी बॉन्ड लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन इम्प्लाइड प्रॉमिस. तो ये अपने आप में एक्सप्रेस प्रॉमिस ना होते हुए इम्प्लाइड प्रॉमिस बन गया. ठीक है, अब गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, बहुत इंपॉर्टेंट केस है स्टूडेंट्स, 1942 का केस है. इस केस में क्या हुआ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बॉम्बे की ने लीज किया द प्लेंटिफ अ पीस ऑफ प्रॉपर्टी इन बॉम्बे. In response, defendant ने request करा that plaintiff granted his possession of the land and built a structure on it, thus rendering the plaintiff to mortgage the land twice for rupees 5,000. In exchange, plaintiff being released from all the obligations related to the land, the lease of the plot was also transferred into the defendant's name. तो जो पहले plaintiff के नाम पे था, अब उसको defendant के नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया. However, defendant did not release the plaintiff from the obligation जो plaintiff के ऊपर थी, for which the plaintiff had filed a suit. Plaintiff stated that the defendant shall indemnify with all the liabilities under the mortgage deed. तो plaintiff ने क्या बोला कि defendant की responsibility होगी कि वो उसको indemnify करेगा सारी liabilities से जो भी इस mortgage deed के अंदर होगी. जजमेंट क्या आई, ये बोला गया कि जो indemnity holder है had to wait until he had paid the actual loss and the value of the indemnification clause would be lost. According to the court's application of equity principle, indemnifier might be required to pay the court a sufficient amount of money that is used to build a fund and pay the claim whenever it is made. अब हमारा नेक्स्ट केस जो हम लोग आज कवर करेंगे वो क्या है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मेसर्स अनंत सिंह मुंशीलाल. इस केस में क्या हुआ स्टूडेंट्स, इस केस में यहाँ पे बात करी गई 1994 में कवर नोट हैड द कंसाइनीज एड्रेस. Additionally, before being carried to the destination, products को drop off करना था at a godown in the route there. जब products were lying in the godown, they were destroyed by fire. Items were seen as having been lost in the transit. And insurance policy provisions को क्या बोला गया कि इंश्योरर को अकाउंटेबल होना चाहिए. क्या बोला गया, डिसाइड किया गया कि यहाँ पे एक इंडेमनिफिकेशन एग्रीमेंट हुआ था, would not apply in the event of a fire या फिर कोई भी अदर डिजास्टर. This was the case which was held in the cases of fire. It was called a contingent contract और ये अपने आप में contract of indemnity नहीं कहा जाएगा, ये contingent contract था जहाँ पे हम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस की बात करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लैंडमार्क केस है वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया 1930. इस केस में एक लेडी जो थी was the holder and endorsee of a 5,000 rupee government promissory note. An agent in possession of such a promissory note forged the lady's signature on the note in his favor and endorsed it for the value of the respondent. In accordance with the Indian Securities Act 1920, respondent ने apply किया to the Public Debt Office in the good faith. जब woman became aware of this deception, she filed a conversion lawsuit against the Secretary of State and was awarded damages. After this lawsuit was filed by the appellant against the bank, citing implied indemnity was there. Judgment क्या आई, बोला ये गया कि appropriate amount of claim should be recovered by the appellant from the respondent. Additionally क्या बोला गया कि एक express indemnity clause is not required for pre-existing implied right to indemnity provided by the Indian law. अब जो नेक्स्ट केस हम लोग आज डील करेंगे वो है लाला शांति स्वरूप वर्सेस मुंशी सिंह 1967 का ये केस है. क्या हुआ, प्लेंटिव रिस्पोंडेंट जो थे प्लेंटिव रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने मॉर्गेज किया एक पीस ऑफ लैंड टू बंसीधर एंड खूबचंद फॉर 12,000 रुपए. एप्लेंट ने परचेज कर लिया हाफ ऑफ द लैंड फ्रॉम द राइटफुल ओनर फॉर 16,000 रुपए. शांति सरन प्रॉमिस टू पे ड्यू मनी 13,500 टू बंसीधर एंड खूबचंद. शांति सरन ने पैसे नहीं दिए, thus बंसीधर और खूबचंद ने उनके अगेंस्ट एक लॉसूट को फाइल कर दिया. अब इशू क्या आया कि यहाँ पे एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था या फिर नहीं करता था. जजमेंट आई कि शांति सरन
फाइल्ड टू डिस्चार्ज द इनकम्बरेंस, जो भी उनको पहले पैसे देने थे, which caused a loss to the vendor and plaintiff respondent could sue under the contract of indemnity। तो क्या बोला गया कि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एग्जिस्ट करता था और जो प्लेंटिफ रिस्पोंडेंट है वो सू कर सकते थे अंडर दिस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब ओस्मान जमाल एंड सन्स वर्सेस गोपाल 1928 का केस है। इस केस में क्या हुआ, जो प्लेंटिफ कॉर्पोरेशन थे दैट एक्ट्स एज अ कमीशन एजेंट फॉर द डिफेंडेंट, plaintiff's company entered into an agreement with the defendant firm in which plaintiff's company agreed to operate as a defendant's commission agent for the purchase and sale of Hessen and Gunny, charging a commission on such purchases। डिफेंडेंट जो इन्वॉल्व थे इन परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ हेसन एंड गनीज, डिफेंडेंट फर्म ने गारंटी किया द प्लेंटिफ फर्म दैट अगर कोई भी लॉस उनको होता है तो वो उनको इंडेमनिफाई कर देंगे। Thereafter, plaintiff ने परचेज करे हेसेंस को मलीराम रामजेट से। However, defendant company was unable to pay and take the delivery in certain installments, causing plaintiff's company some losses। As a result, मलीराम रामजेट ने प्रोडक्ट को बेच दिया एट अ चीपर रेट, क्योंकि नुकसान हो रहा था तो उन्होंने कम पैसे में उन प्रोडक्ट्स को बेच दिया। एक ऑर्डर ऑफ कोर्ट आया जहां पे उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि प्लेंटिफ कंपनी को वाइंड अप करना है एंड अपॉइंट कर लिया ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स होनी शुरू हो गई, जिसके कारण एक सूट ऑफ रिकवरी फाइल किया गया बाय मलीराम रामजेट्स फ्रॉम द डिफेंडेंट फर्म अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मलीराम रामजेट्स ने सू करा प्लेंटिफ को क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था, बट प्लेंटिफ वाज इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप हिज कॉर्पोरेशन एंड रिक्वेस्टेड डिफेंडेंट टू इंडेमनिफाई देम, क्योंकि यहाँ पे इंसॉल्वेंसी हो गई थी एंड दे वर इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। However, defendants ने refuse कर दिया to pay the damages and claimed that because of the plaintiff he was not able to make the payment। Defendant ने contend किया that because of the plaintiff made no payment to Maliram in relation to the liability, they were not allowed to continue a claim under the contract of indemnity। जजमेंट क्या आई, बोला ये गया कि डिफेंडेंट विल बी लायबल टू इंडेमनिफाई द प्लेंटिफ बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड टू डू सो। यहाँ पे एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट था तो अब इसको पैसा देना पड़ेगा। It was further stated कि indemnity जो require है that the party to be indemnified never be called upon to pay। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, एक बार एक रिकैप कर ले। हम लोगों ने आज पढ़ा कि इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने सेक्शन 124 और सेक्शन 125 को पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि जो इंडेमनिटी होता है ये एक लैटिन टर्म से लिया गया है, जिसका क्या मतलब है, इंडेमनिस। इंडेमनिस से लिया गया है और इसका क्या मतलब है कि आपको अनहर्ट होगा। बेसिकली अगर आपका कोई भी नुकसान होगा तो हम आपकी भरपाई कर देंगे। इसके बाद हमने पार्टीज टू इंडेमनिटी पढ़ा। दो पार्टीज होती हैं, एक होता है इंडेमनिफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। फिर हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा, इंश्योरेंस इंडेमनिटी के बारे में पढ़ा। फिर हमने बात करा कि डिफरेंट इलस्ट्रेशंस पढ़ी हम लोगों ने आज के इस सेशन में। इसके बाद हमने किया कि इसेंशियल्स क्या होते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जब आपकी बात होती है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की। ठीक है, कि दो पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है, एक पार्टी प्रॉमिस करेगी दूसरी को, प्रॉमिस एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसेंशियल कंडीशंस जो हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की होती हैं उनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली सेक्शन 10 की कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा इसका और नेचर क्या है। तो हमने पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है ये कैसा होता है, ये कंटिंजेंट नेचर का होता है। कंटिंजेंट नेचर का होता है, जो हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, सेक्शन 31 में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद हमने राइट्स एंड लाइबिलिटीज पढ़े, हमारे इंडेमनिफायर के भी और इंडेमनिटी होल्डर के भी। फिर हमने क्या पढ़ा, कंडीशंस जो फुलफिल करना जरूरी है इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में। सबसे पहले पार्टीज दो होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, प्रॉमिस होना चाहिए। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई नुकसान होना चाहिए, लॉस या डैमेज होना जरूरी है। और जब तक लॉस और डैमेज नहीं होगा आपका कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। और जो प्रॉमिस है वो एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड होना जरूरी है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ा। हमने पढ़ा पोजीशन क्या है इनकी इंडिया के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, हमने ये भी पढ़ लिया।
इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स पढ़े, टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, जहां हमने क्या पढ़ा, टाइप्स में हमने पढ़ा ब्रॉड इंडेमनिफिकेशन, लिमिटेड इंडेमनिफिकेशन, इंटरमीडिएट इंडेमनिफिकेशन, इन सबको हम लोगों ने कवर करा। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने मोटा मोटा पूरा इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। स्टूडेंट्स, इंडेमनिटी आपके पेपर में बहुत ज्यादा जरूरी है और आपकी लाइफ में भी बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे हैं। सेक्शन 124 से 125 हम लोगों ने आज कवर करा है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से समझ लें। अब आपको क्या करना है, आपको पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, लॉ सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच के बाद आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिलेक्ट करना है। वहां जाके आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, आप क्या देख सकते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर देख सकते हैं और ये लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड जल्द मिले मुझे आने वाले मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम गारंटी के बारे में बात करेंगे। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।